हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में क्लास 11th के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, इस केस को, इस प्रिंसिपल को हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस के रूप में डिस्कस करेंगे। सो इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सो क्या है डायमेंशनल एनालिसिस, एक बार समझे। इससे पहले, इस क्लिप के बनाने से पहले हमने एक क्लिप में डायमेंशंस और डायमेंशनल फॉर्मूले पे डिस्कस किया था। सो उसमें हमने सीखा था कि डायमेंशनल फॉर्मूला किसी क्वांटिटी से एसोसिएटेड यूनिक प्रेजेंटेशन है और ये यूनिट लिखने के तरीके को रिप्लेस करता है। जहां एक और किसी क्वांटिटी की कई यूनिट्स होती हैं, हर क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला एक यूनिक टर्म है। सो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि इस डायमेंशनल फॉर्मूला कंसेप्ट को यूज करके हम कैसे प्रॉब्लम्स में अप्लाई कर सकते हैं और कैसे, क्या उसकी यूजफुलनेस है, हम उस पर बात करेंगे आज। सो इसके एप्लीकेशंस में सबसे पहला केस जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं वो केस है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। सो क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, एक बार समझे। मान लीजिए एक एग्जांपल से हम शुरुआत करते हैं। मान लीजिए एक इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस AT, ये गैलीलियन की फर्स्ट इक्वेशन है मोशन के लिए। सो हम इस इक्वेशन पे डिस्कस कर रहे हैं। अब हमें डायमेंशनली ये जज करना है कि ये इक्वेशन राइट है या रॉन्ग है। यहां पर ध्यान दें, डायमेंशनल एनालिसिस में हम बहुत सारे यूजफुलनेस पढ़ते हैं डायमेंशनल फॉर्मूलों के। तो उनमें से एक यूजफुलनेस किसी फॉर्मूले की कंसिस्टेंसी को, उसके सही होने को जांचना भी है। सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस का अर्थ है कि डायमेंशंस की होमोजेनिटी यानी सिमिलर होना और उस बेस पर किसी इक्वेशन के ट्रूलीनेस को जज करना। सो v इक्वल टू u प्लस AT एक एग्जाम्पल के रूप में हमने एक इक्वेशन ली है। अब अगर हम इस इक्वेशन में यूज होने वाले सभी टर्म्स की डायमेंशंस या डायमेंशनल फॉर्मूला कह लीजिए कैलकुलेट करें, तो हम जानते हैं वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 है। और चूंकि u और v दोनों टर्म वेलोसिटी को प्रेजेंट कर रहे हैं तो दोनों के लिए सेम डायमेंशनल फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। AT जो इस इक्वेशन का थर्ड टर्म है, अगर हम इसकी डायमेंशन कैलकुलेट करें, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम कैलकुलेट करें तो वो होगा डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इनटू डायमेंशन ऑफ टाइम। यानी आप अगर इसे मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें तो ये बन जाएगा LT-1। सो यहां आप देख पा रहे हैं कि v का डायमेंशन, u का डायमेंशन और AT का डायमेंशन सिमिलर है। यानी इस इक्वेशन के लेफ्ट और राइट में यूज होने वाले सभी टर्म्स के डायमेंशंस, डायमेंशनल फॉर्मूले सेम आ रहे हैं। अब यहां पर एक बात समझें क्लियरली कि जब हम नॉर्मली दो क्वांटिटीज को ऐड करते हैं तो ये हमें मालूम है एक जनरल एक्सपीरियंस से कि सिमिलर नेचर की क्वांटिटीज को ही ऐड किया जा सकता है। ऐसा कोई एग्जाम्पल हमने कभी सॉल्व नहीं किया जिसमें हमने 5 kg को 5 मीटर में ऐड किया हो। 5 kg को 5 मीटर में ऐड नहीं किया जा सकता है और 5 kg को 1 सेकेंड से ऐड नहीं किया जा सकता है। ये बात हम जानते हैं। हम जानते हैं कि दो क्वांटिटीज तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा सकती हैं जब वो सिमिलर हो। लेंथ को लेंथ से ही जोड़ा या घटाया जा सकता है और यही रूल सभी क्वांटिटीज के लिए है जिनका हम इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स में। यहां पर एक इंपॉर्टेंट टर्म पर ध्यान दें। जो स्टेटमेंट मैंने बोला उस स्टेटमेंट के एक्सेप्शन का केस भी मैं ही क्रिएट कर देता हूं, लेकिन आप उसे एक्सेप्शन ना समझें। कई बार हम देखते हैं
कि कई क्वांटिटी, दो डिफरेंट क्वांटिटीज को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है, बट वो इस बिहाफ में किया जाता है कि वो दोनों क्वांटिटीज सिमिलर बिहेवियर की क्वांटिटीज को शो कर रही होती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं मोमेंटम इंपल्स थ्योरम पे, तो मोमेंटम इंपल्स थ्योरम के अनुसार इनिशियल मोमेंटम, जैसे मैं पी आई से शो कर रहा हूं, जब इस इनिशियल मोमेंटम में इंपल्स ऐड किया जाता है तो फाइनल मोमेंटम बनता है। सो यहां हम देख पा रहे हैं कि मोमेंटम और इंपल्स को ऐड किया जा रहा है और आउटकम मोमेंटम है। मोमेंटम का इस इक्वेशन में आना क्लियर है, इंपल्स भी बीच में आया है, तो आने की वजह समझे कि इंपल्स और मोमेंटम ये दो फिजिकल क्वांटिटी जब फिजिक्स में डिफाइन की जाती हैं, तो हालांकि इनके डिफाइन करने के प्लेटफॉर्म अलग अलग हैं, लेकिन इनका नेचर सिमिलर है। यानी इंपल्स को मोमेंटम के एडिसिव टर्म के रूप में ही डिफाइन किया गया है फिजिक्स में, और दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले भी सिमिलर हैं, सेम यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है दोनों के लिए। सो इस रिगार्ड में आप इस केस में मोमेंटम को इंपल्स में जुड़ता हुआ देख सकते हैं। ऐसे ही हम किसी इक्वेशन में वर्क को एनर्जी से ऐड होता देख सकते हैं, क्योंकि वर्क और एनर्जी को डिफाइन करने का प्लेटफॉर्म सिमिलर है। यहां पर यह बात बिल्कुल ध्यान दें कि कई बच्चे इस स्टेटमेंट को सुन के यह अनुमान लगा लेते हैं कि शायद सर ये बोलना चाहते हैं कि वो क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा सकती है जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला एक जैसा हो। तो फिर मैं आपको स्टॉप करूंगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि वर्क और टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होता है, लेकिन हम किसी प्रॉब्लम में वर्क और टॉर्क को ऐड नहीं करते। सो टॉर्क जो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट से बनता है, क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से, और वर्क जो बनता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से, दोनों ही सिमिलर डायमेंशन वाली क्वांटिटीज हैं, लेकिन इन दोनों क्वांटिटीज को डिफाइन करने का प्लेटफॉर्म सेम नहीं है, तो हम इन दो क्वांटिटी को ऐड नहीं करते हैं। सो आपको क्लियरली समझना पड़ेगा, तीनों कंडीशंस को ध्यान में रख के आपको चलना पड़ेगा। नॉर्मल कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली सिमिलर क्वांटिटीज को ही जोड़ा या घटाया जाता है, लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिन्हें डिफाइन किया गया है डिफरेंट, लेकिन उनको डिफाइन करने का जो बेसिस है वो सिमिलर है। इंपल्स को किसी बॉडी के मोमेंटम में आने वाले रेज के रूप में ही डिफाइन किया गया है। सो चूंकि उसे मोमेंटम के सपोर्टिंग टर्म के रूप में डिफाइन किया गया तो वो उसमें ऐड हो जाता है, लेकिन वर्क और टॉर्क को डिफाइन करते वक्त ऐसा कोई इंटर रिलेशन नहीं बताया गया है, ऐसा कोई इंटरकनेक्शन दोनों के बीच में नहीं जस्टिफाइड है। सो किसी भी प्रॉब्लम में वर्क को टॉर्क से यह कह के नहीं ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया जाता कि दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। तो बिल्कुल ये ना समझें, क्लियरली अंडरस्टैंड करें, सिमिलर क्वांटिटीज को आपस में जोड़ा या घटाया जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। वो क्वांटिटीज ही आपस में जोड़ी घटाई जा सकती हैं जिनका यूनिट सेम हो, जिनका नेचर सेम हो, लेकिन कई बार सिमिलर डायमेंशनल फॉर्मूले वाली क्वांटिटी भी नहीं जुड़ती हैं। सो जिन क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम है लेकिन उनको ऐड करना पॉसिबल नहीं होता, वो पेयर है वर्क एंड टॉर्क, और ऐसे कई पेयर और भी क्रिएट किए जा सकते हैं। यहां पर मैं एक एग्जाम्पल के रूप में वर्क और टॉर्क को आपके सामने रख रहा हूं। यह एक ऐसा केस है जिसे ऐड नहीं किया जाएगा जबकि दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम। सो डायमेंशनल फॉर्मूले के भरोसे पूरी कहानी को नहीं छोड़ा जा सकता, या आप यूं कह सकते हैं कि जिन क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना कंपलसरी है। ये स्टेटमेंट फिर भी ट्रू है, लेकिन ये अपोजिट में सही सेंस नहीं लेगा। यानी जिन क्वांटिटीज के डायमेंशंस सेम हैं उन्हें जोड़ा ही जा सकता है, इट इज नॉट ट्रू, लेकिन जिन्हें जोड़ा गया है या जिन्हें सब्ट्रैक्ट किया गया है उनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम है, ये ट्रू है। सो जुड़ सकने या घट सकने वाली क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले सिमिलर होते हैं, ये ट्रू है, लेकिन जिन क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले सिमिलर होते हैं वो जोड़ी या घटाई जाएंगी, ये ट्रू नहीं। सो दोनों बातों पर ध्यान दें। दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म पे बात करूंगा
कि सिमिलर क्वांटिटीज को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है, ये ट्रू है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहां पर हम अलग अलग क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐसा ही केस एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर इंपल्स के साथ भी है, वर्क और एनर्जी के साथ भी है। तो डिफरेंट क्वांटिटीज भी ऐड और सब्ट्रैक्ट की जाती हैं, बट वो उनका बिहेवियर है, उनको डिफाइन जिस बेस पे किया गया है वो उस वजह से ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाती है। तो यहां पर एक बात फिर मैं बोलूंगा कि अगर दो क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है तो बिल्कुल ये ना सोचे कि हमेशा वो सेम फिजिकल क्वांटिटी है, वो डिफरेंट भी हो सकती है, वो डिफरेंट भी हो सकती है। मोमेंटम को आप इंपल्स में भी जोड़ते हैं, बट इस बेस पर जोड़ते हैं कि इंपल्स को डिफाइन ही मोमेंटम में रेज के रूप में किया गया है। सो सभी केसेस पे ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि आप बस एक डेफिनेशन बोले और उस पर स्टैटिक हो जाएं, फ्लेक्सिबल रहिए, हर बात पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। जो क्वांटिटीज आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाती हैं उन क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले हमेशा सेम होते हैं। ये हमने इस पूरे डिस्कशन से सीखा और यहां पर हम देख पा रहे हैं कि v इक्वल टू यू प्लस एटी में v का, u का और at तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला बिल्कुल सेम आ रहा है। तो ये बात हमें बताती है कि डायमेंशनली ये इक्वेशन करेक्ट है। डायमेंशनली ये इक्वेशन करेक्ट है क्योंकि इसमें आने वाले सभी टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला एक जैसा आ रहा है। यहां पर ध्यान दें, जिन क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाए उनका डायमेंशन सेम हो ये कंपलसरी है, उनका डायमेंशन सेम हो ये कंपलसरी है। और यही वजह है कि मैं बोल रहा हूं कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। v इक्वल टू यू प्लस एटी डायमेंशनली करेक्ट है। यहां पर एक बात ये ध्यान रखें, मैंने बोला कि ये डायमेंशनली करेक्ट है, मैंने ये बिल्कुल नहीं दावा किया कि ये करेक्ट है। वैसे हम जानते हैं कि ये इक्वेशन करेक्ट है, ये गैलीलियन फर्स्ट इक्वेशन है और अगर इसे प्रेजेंट किया जाए, मैं एक वेक्टर और लगा दूं इस पर, तो ये इक्वेशन करेक्ट फॉर्म में आ जाएगी। लेकिन इसके लिए ए वेक्टर को एक कांस्टेंट वेक्टर होना पड़ेगा। अगर ए कांस्टेंट वेक्टर नहीं है तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखा जाएगा, बट स्टिल ये करेक्ट होगी। v इक्वल टू यू वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन ए वेक्टर dt लिख देता हूं। सो अब इस फॉर्मेट में वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए भी ये डिफाइन की जा सकती है। सो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है क्योंकि इसमें सभी टर्म्स के डायमेंशनल फॉर्मूले एक जैसे हैं। यहां पर ये बात मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं कि कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो आप ये बिल्कुल ना समझें कि वो करेक्ट है, वो गलत भी हो सकती है। इस बात को ऐसे समझें कि अगर इसी इक्वेशन को लिखते समय मैंने v को u प्लस 580 लिखा होता तो भी आप जानते हैं कि किसी कांस्टेंट के इन्वॉल्वमेंट से डायमेंशंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अभी भी इस केस को सॉल्व करने पर वैसी ही सिचुएशन अराइज होगी जैसी हमने बगल में देखी, सभी के डायमेंशन सेम आएंगे और यह फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा। अब इसके डायमेंशनली करेक्ट होने के बेस पे क्या हम ये कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला करेक्ट है? तो आप समझ सकते हैं, सबने गैलीलियोस फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी है तो सबको पता है ये गलत इक्वेशन है। सो कई बार डायमेंशनल एनालिसिस ऐसी इक्वेशन को भी करेक्ट बताता है जो एक्चुअली करेक्ट नहीं होती है। सो एक स्टेटमेंट के रूप में मैं अपनी बात को ऐसे आपके सामने रखना चाहूंगा कि डायमेंशनल एनालिसिस और डायमेंशनल फॉर्मूला एग्जामिन द इनकरेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला, नॉट द करेक्टनेस। यानी डायमेंशनल एनालिसिस अगर किसी फॉर्मूले को इनकरेक्ट कह देता है तो वो इनकरेक्ट है, ये श्योर है। लेकिन अगर डायमेंशनल फॉर्मूला किसी इक्वेशन को करेक्ट कहता है तो हम इस पर बिलीव नहीं कर सकते। सो डायमेंशनल एनालिसिस मेथड्स और डायमेंशनल फॉर्मूला मेथड्स एग्जामिन द इनकरेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, नॉट द करेक्टनेस। करेक्टनेस को नहीं, ये इनकरेक्टनेस को चेक करता है। डायमेंशन से कई बार ऐसी इक्वेशन भी ट्रू दिखाई देंगी जो एक्चुअल में गलत होगी। अगर मान लीजिए किसी इक्वेशन को वर्क और टॉर्क के बीच में क्रिएट कर दिया जाए W बराबर टाउ कह के, तो आप समझ सकते हैं कि डायमेंशनली इस इक्वेशन में दोनों ओर डायमेंशंस सेम आएंगे। अगर आप वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें तो वो mL2t-2 होगा और टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला भी mL2t-2 ही होता है।
सो डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होने के बाद भी इस तरीके की इक्वेशन हम जानते हैं सही नहीं है। सो डायमेंशनल एनालिसिस अगर किसी इक्वेशन को ट्रू कह देता है तो केवल यह कंफर्म होता है कि वो डायमेंशनली ट्रू है, वो एक्चुअली ट्रू है या नहीं है इसका पता डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं चलता है। लेकिन अगर डायमेंशनल एनालिसिस किसी इक्वेशन को रॉन्ग कह दे, गलत कह दे, तो यह कंफर्म हो जाता है कि वो इक्वेशन गलत है। एक एग्जाम्पल इस बात के लिए हम लेंगे, यह साबित करने के लिए कि डायमेंशनल एनालिसिस इनकरेक्टनेस को चेक करने का मेथड है। एक बार इस बात को समझे। मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है s इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी क्यूब। मान लीजिए कि स्टूडेंट ने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में कुछ इस तरह का प्लॉट बनाया है और अब अगर ये चेक करना है कि ये इक्वेशन उसने सही लिखी है या गलत, तो डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली हमें सभी टर्म्स की डायमेंशंस कैलकुलेट करनी होगी, जो कि आएंगी lt माइनस 1 और यहां पर आएगी lt माइनस 2 एंड टी क्यूब और ये बन जाएगा lt। सो जो डायमेंशनल फॉर्मूले इन तीनों टर्म्स के आए हैं वो तीनों डिफरेंट है। इससे प्रूफ होता है कि डायमेंशनली ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है। सो अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली ही करेक्ट नहीं हो पा रही है तो हम ये कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन रॉन्ग है। सो डायमेंशनल एनालिसिस चेक्स द इनकरेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, गलती को बता सकता है, ट्रूलीनेस को नहीं। अगर डायमेंशनल एनालिसिस किसी इक्वेशन को ट्रू कहेगा तो वो ट्रू नहीं होगी, लेकिन अगर गलत कहेगा तो वो गलत जरूर होगी। सो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि ये इनकरेक्टनेस को चेक करने का मेथड है। एक बात पे और ध्यान दें, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस बोलने से हमारा मतलब किसी भी इक्वेशन में यही है कि एक इक्वेशन जिसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन का यूज किया गया हो, उसमें जुड़ने या घटने वाले सभी टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला और जो आउटकम आया है इक्वल के दूसरी साइड उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला सिमिलर होना चाहिए। सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है उसके अकॉर्डिंगली एक इक्वेशन में आने वाली जिसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन का इस्तेमाल किया गया हो, सभी टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, उसका करेक्ट मतलब डायमेंशनली करेक्टनेस जानने के लिए। सो अगर सभी टर्म के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम आ रहे हैं तो वो डायमेंशनली करेक्ट है। एक्चुअली करेक्ट होने का पता आपको तब लगेगा जब आप उस इक्वेशन के बारे में जानते हो। लेकिन अगर डायमेंशनली कोई इक्वेशन गलत आ जाती है तो वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस रूल को फॉलो नहीं कर रही है और इस कंडीशन में उसे गलत कहा जा सकता है। सो इस तरीके से इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कंसेप्ट का यूज करके आप किसी इक्वेशन का डायमेंशनल इनकरेक्टनेस चेक कर सकते हैं। एक आधा एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूं इसी कंसेप्ट से। जैसे मान लीजिए फोर्स को आप डिफाइन कर रहे हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, और अब आपको चेक करना है कि आपने जो इक्वेशन लिखी है वो करेक्ट है या नहीं है। सो आप बोथ साइड इसमें डायमेंशंस पुट करेंगे। फोर्स का डायमेंशन mlt माइनस 2 होता है, हम जानते हैं, और राइट साइड में मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m और एक्सेलरेशन का lt माइनस 2 है। सो सॉल्व करने पर राइट का टर्म भी वैसा ही डायमेंशनल फॉर्मूला दे रहा है जैसा लेफ्ट का। सो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। ये डायमेंशनली करेक्ट ही आती अगर मैं इस प्लेस पे किसी कांस्टेंट 10 को यूज कर लेता, यानी कि किसी कांस्टेंट के आने से किसी इक्वेशन के डायमेंशनल अरेंजमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो दोनों ही स्थितियों में ये इक्वेशन डायमेंशनली ट्रू होती, बट 10 लिखने के बाद ये इक्वेशन नॉर्मली रॉन्ग हो जाती, जबकि बिना 10 लिखे ये फॉर्मली भी करेक्ट है। बिना 10 लिखे ये इक्वेशन एक जनरल इक्वेशन है जो कि ट्रू है, लेकिन एक कांस्टेंट लगा देने के बाद ये इक्वेशन ट्रू नहीं रहती। एक बात यहां पर और ध्यान दें कि अगर कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम हमसे पूछा जाए जिसमें कई क्वांटिटीज को आपस में कनेक्ट किया गया हो, जैसे मान लीजिए हमसे बोला गया है कि प्रेशर इज इक्वल टू एनी फिजिकल क्वांटिटी A इंटू डिस्टेंस प्लस एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी B इंटू टाइम। ध्यान दें यहां पर मैं P को प्रेशर मान के चल रहा हूं। सो अगर प्रेशर को
ए और बी दो फिजिकल क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, इन चारों के साथ कुछ इस रिलेशन से जोड़ा जाए और इस इक्वेशन को देने के बाद आपसे पूछा जाए कि क्या आप ए और बी के डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में अपना आउटकम दे पाएंगे, तो आपका जवाब होना चाहिए कि हां हम ऐसा कर पाएंगे और ऐसा हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस के बेस पे करेंगे। तो क्या कंसेप्ट लगेगा एक बार समझें कि अगर इन दो क्वांटिटीज को आपस में ऐड किया जा रहा है तो ये बिल्कुल क्लियर है कि ए का डायमेंशनल फॉर्मूला और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला मल्टीप्लाई होके वही सिचुएशन अराइज करेंगे जो बी का डायमेंशनल फॉर्मूला और टाइम मल्टीप्लाई होके करेगा, और इस प्रोडक्ट का डायमेंशनल फॉर्मूला प्रेशर के डायमेंशनल फॉर्मूले के सिमिलर आएगा। अब अगर मैं इस इक्वेशन में सभी टर्म्स के डायमेंशनल फॉर्मूले अप्लाई करूं तो हम जानते हैं प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया है, सो हमें फोर्स की इस डायमेंशन में एरिया L2 से डिवाइड करना होगा, और ओरल कैलकुलेशन ऐसे ही समझ लें कि mlt-2 में अगर L2 से आप डिवाइड करेंगे तो L2 ऊपर आके -1 पावर बन जाएगा, ऊपर की एक पावर कैंसिल होने के बाद। सो ये हो गया ml-1 t-2, ये प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला है, इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A इंटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट, and this is equal to dimensional formula of B into dimensional formula of time। अब अगर मैं इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करूं इस इक्वेशन में तो A का डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे मिलेगा ml-1 t-2 अपॉन L, और सॉल्व करने पर यह बन जाएगा ml-2 t-2। सो A एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला ml-2 t-2 होना चाहिए। यह बात हम बोल पाए होमोजेनिटी प्रिंसिपल के हेल्प से, क्योंकि होमोजेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार अगर किसी इक्वेशन को कई क्वांटिटीज के सम या डिफरेंस के रूप में दिया जा रहा है तो उन सभी क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला सिमिलर होना कंपलसरी है, और आने वाले आउटकम का डायमेंशनल फॉर्मूला भी वही होना चाहिए। सो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला ml-2 t-2 होना चाहिए, और अब अगर मैं कंपेयर करूं इस फर्स्ट टर्म को इस लास्ट टर्म से तो ये बनेगा ml-1 t-2 इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b इंटू t, और b का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा ml-1 t-3। आप समझ सकते हैं कि t की -2 पावर में एक पावर और ऐड होगी तो t की पावर -3 आ जाएगी। सो इस तरीके से आप a और b दोनों क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर पाएंगे। सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी किसी इक्वेशन के इनकरेक्टनेस को चेक करता है, और साथ ही साथ अगर किसी प्लॉट में कुछ अननोन क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करने को कहा गया हो तो उस तरीके के क्वेश्चंस पे भी अपना परफॉर्मेंस दे सकता है। एक बात यहां पर और जोड़ना चाहूंगा अपने इस डिस्कशन में कि कई बार कुछ ऐसी कंडीशंस भी दी जाती हैं जो ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म या किसी अदर टर्म के इन्वॉल्वमेंट से जुड़ी होती हैं। जैसे मान लीजिए एक वेव की इक्वेशन पे डिस्कस चल रहा है और वो है y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब इस वेव की इक्वेशन में, वेव 11th का स्टूडेंट बहुत लास्ट यूनिट के रूप में पढ़ेगा, सो अभी आप इसको एक इक्वेशन मान के चले, आप मान लें कि ये एक इक्वेशन है जो किसी फिजिकल फिनोमेना को प्रेजेंट करती है, तो इस इक्वेशन के डायमेंशनली कंसिस्टेंट होने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है उस बात को समझें। सबसे पहला केस, इस इक्वेशन में y डिस्प्लेसमेंट को शो करता है और a एम्पलीट्यूड को, और दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सिमिलर है। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म समझे कि हम जानते हैं कि किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म के अंदर जो टर्म यूज होता है वो एंगल को प्रेजेंट करता है, और चूंकि एंगल आर्क ओवर रेडियस से दिया जाता है तो यह एक डायमेंशन लेस टर्म होता है। सो इस ब्रैकेट के अंदर यूज होने वाला ओमेगा टी माइनस के एक्स अगर थीटा एंगल से कंपेयर किया जाए और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज किया जाए तो हम कह सकते हैं कि थीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला, ओमेगा टी का डायमेंशनल फॉर्मूला और के एक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सिमिलर होना चाहिए। अब अगर मैं इसमें फॉर्मूला अप्लाई करूं तो हम जानते हैं
थीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला L0 T0 से दिया जाएगा। यहां मैं M0 भी यूज कर सकता हूं, बट इस प्लॉट में मास की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं एक एग्जाम्पल के तहत L0 T0 से काम चला रहा हूं। इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला मान लीजिए हमें कैलकुलेट करना है, इनटू टी, टाइम को प्रेजेंट कर रहा है, और यहां पर मान लीजिए कि हमारे लिए एक अननोन है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें कैलकुलेट करना है, और x चूंकि डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम L मान लेते हैं। तो अब अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें, कंपेयर करें इसके टर्म्स को, तो आप देख पाएंगे कि ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला T-1 से दिया जाएगा। यहां पर T को इस पार्ट को सॉल्व करने की कंडीशन में लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया गया है, जो कि T-1 बन के लेफ्ट में जुड़ा है। अब ये ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला T-1 आ गया है। और ठीक इसी तरह अगर हम फर्स्ट को लास्ट से कंपेयर करें तो K का डायमेंशनल फॉर्मूला L-1 आना चाहिए। सो इस तरीके से किसी भी प्लॉट में अननोन क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले कैलकुलेट किए जा सकते हैं। इसी तरह के और भी कई प्लॉट दिए जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक जनरल इक्वेशन को कुछ इस तरह से प्रेजेंट करूं, P इक्वल टू A इंटू ई टू द पावर माइनस B इंटू T, तो इस इक्वेशन में हम समझ सकते हैं कि A का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होना चाहिए जो P का है। सो अगर इस प्लॉट में P प्रेशर को प्रेजेंट कर रहा है तो A का डायमेंशनल फॉर्मूला भी प्रेशर के डायमेंशनल फॉर्मूले जैसा ही होगा। और दूसरे पार्ट में चूंकि हम जानते हैं कि E की पावर में आने वाला ये टर्म एक कांस्टेंट के रूप में इस्तेमाल किया गया होगा। सो इस B और T के प्रोडक्ट का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं आना चाहिए, यानी ये डायमेंशन लेस कंडीशन में आना चाहिए। मैं इसे एक जनरल पर्पस से L0 T0 लिख ले रहा हूं। सो अगर मैं T को शिफ्ट करूं राइट हैंड साइड तो B का डायमेंशनल फॉर्मूला T-1 बन जाएगा। सो इस केस में भी हमने देखा होमोजेनिटी प्रिंसिपल से डायमेंशंस को कंपेयर करके और डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज जो अननोन थी उनके डायमेंशंस को पता लगाया। तो किसी भी प्लॉट में आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करके अननोन क्वांटिटीज के डायमेंशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे भी हम जो क्वेश्चंस आईआईटीज में पूछे गए हैं या डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स और सॉल्व करेंगे क्लिप बना बना के, तो उसमें आप देखेंगे कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल को यूज करके डायमेंशंस को एसोसिएट करके बराबर कंपेयर करके इक्विवेलेंस देके हम कई कई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सो इस यूनिट में जो मेन थीम हमने डिस्कस की है उसको समझें। इस क्लिप में हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन के रूप में स्टडी किया। हमने ये सीखा होमोजेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार कि अगर किसी इक्वेशन में कुछ क्वांटिटीज को जोड़ा या घटाया जा रहा है और कंपेयर किया जा रहा है किसी क्वांटिटी से, तो उन सभी क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले सिमिलर होने चाहिए। दूसरी बात हमने यहां पर यह सीखी कि जिन क्वांटिटीज को जोड़ा जा रहा है उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सिमिलर होना चाहिए, यह कंपलसरी है, लेकिन जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सिमिलर है उन्हें जोड़ ही दिया जाए यह जरूरी नहीं है। दूसरी बात हमने यह सीखी कि जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सिमिलर है आप उन्हें जोड़ ही दें, यह कोई कंपलसरी नहीं है। वर्क और टॉर्क का एग्जाम्पल दिया इसके लिए मैंने आपको, और ऐसे कई एग्जाम्पल और भी फिजिक्स में हैं। ऐसे बहुत सारे सेट फिजिक्स में हैं जहां पर डायमेंशनल फॉर्मूला एक जैसा होता है कई कई क्वांटिटी का, लेकिन हम उन्हें जोड़ नहीं सकते। तीसरी इंपॉर्टेंट टर्म जिस पे हमने डिस्कस किया, इस पूरे डिस्कशन में जो टर्म आया बीच में, वो ये था कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट प्रूफ हो जा रही है तो हम ये नहीं कह सकते कॉन्फिडेंटली कि वो करेक्ट इक्वेशन है, लेकिन अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट जस्टिफाई हो जा रही है तो उसका इनकरेक्ट होना कंफर्म होता है। सो डायमेंशनल इनकरेक्टनेस को, डायमेंशनल एनालिसिस इनकरेक्टनेस को जस्टिफाई करता है, लेकिन किसी इक्वेशन के करेक्ट होने को जस्टिफाई नहीं करता। सो डायमेंशनल एनालिसिस प्रोवाइड्स अ मेजर टू चेक द इनकरेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन ओनली। केवल इनकरेक्टनेस को जांचने का काम यह मेथड करती है। सो इस तरीके से हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा के कई कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।